यानी ASP.NET कोर में ही वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं। कोर का फायदा पता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन रन हो सकती है, चाहे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे लाइनक्स हो, चाहे मैक। और ये MVC को फॉलो करना है तो मॉडल व्यू कंट्रोलर। लैंग्वेज कोड किसमें लिखना है? C# में। और ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाए। तो ये वाला टेम्पलेट बच्चे आपने चूज करना। Then click on next. ठीक, अब प्रोजेक्ट का नाम है ECOM project _112। कुछ भी नेम रख सकते हो। कहां सेव करना है? ब्राउज करके बता दो। मैंने बोला जी मैं तो D ड्राइव के अंदर ASP.NET कोर ASP.NET क्या चूज करो? इंडिविजुअल अकाउंट। याद रखना हम इसमें ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए एक नया फ्रेमवर्क सीखेंगे, उसका नाम है आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। IDEN आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। जो हम अभी तक यूज करते थे वो एंटिटी फ्रेमवर्क है। याद रखना आइडेंटिटी फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट का है। ये ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए। ये अलग से फ्रेमवर्क उसी के लिए बना हो। यानी जब मैं ये फ्रेमवर्क यूज करूंगा इसमें कुछ टेबल अपने आप ही बन जाते हैं। जैसे 7 टेबल अपने आप बन जाएंगे यूजर की इंफॉर्मेशन के लिए, रोल्स के लिए, ऐसे सारा। तो बाद में देखेंगे कौन से टेबल बनेंगे। तो ये आपने हमेशा याद रखना, यहां चूज करना है इंडिविजुअल अकाउंट। जैसे ये चूज करोगे आपके प्रोजेक्ट पे आइडेंटिटी फ्रेमवर्क अप्लाई हो जाए। बस और कुछ नहीं करना। देन क्लिक ऑन क्रिएट। तो ये आपका हो गया मेन प्रोजेक्ट MVC। तो MVC की कहानी में हम ये बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये देखो ये मेन प्रोजेक्ट है। मॉडल व्यू कंट्रोलर। एक मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये देखो ये MVC प्रोजेक्ट सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, जिसमें सिर्फ मॉडल का काम होगा। किसका काम होगा? मॉडल। अभी हम कहां बनाते थे? इस मॉडल फोल्डर में। अब मॉडल फोल्डर में 2 4 6 बना लो, लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट में 1000 मॉडल बनेंगे, एक प्रोजेक्ट पे 25 लोगों ने काम शुरू किया, 2 साल प्रोजेक्ट चलना है, हो सकता वहां पे 1500 मॉडल बनी। तो हम लोग जो है यानी बच्चे ये जो आर्किटेक्चर ऐसा बना रहे, ये प्रोजेक्ट जितना मर्जी बड़ा हो, जैसे हम लोग कोई बिल्डिंग बनाते हैं, फाउंडेशन कितनी लोड उठा सकती है, यही होता है उसमें डिसीजन। बिल्डिंग में यही होता है कि वो 2 मंजिल बनेगी, 100 मंजिल बनेगी, 1000। तो ये आर्किटेक्चर जो मैं बता रहा हूं, इसमें आप जितना मर्जी बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। 10 टेबल वाला भी हो सकता है, 100 टेबल वाला भी हो सकता है, 1000 टेबल वाला भी हो सकता है। ध्यान से, इसलिए अब मॉडल यहां नहीं बनाएंगे,
हम क्या करेंगे, एक नया, ध्यान देना, फाइल न्यूली ऐड न्यू प्रोजेक्ट, फाइल ऐड न्यू प्रोजेक्ट, और यहां पे एमबीसी नहीं, यहां चूज करना है क्लास लाइब्रेरी। ये फर्स्ट ऑप्शन है, क्लास लाइब्रेरी, a project for creating a class library that targets .NET और .NET Standard। इसका मतलब ये है, ये क्लास लाइब्रेरी .NET कोर पे भी चलेगी और .NET Standard पुराने पे भी। लैंग्वेज क्या आपकी, C#। पहली बात है, ये क्लास लाइब्रेरी है, कंफ्यूज नहीं होगी, ये क्लासी, क्या ये क्लासी है, बस फर्क कितना है, ये कंपाइल्ड क्लासेस जो हम आज से पहले पढ़ते आए हैं, दैट इज नॉन कंपाइल्ड क्लासेस एंड कंपाइल्ड विद प्रोजेक्ट। ऐसे होता है, आप C++ में क्लास बनाते हो, प्रोजेक्ट कंपाइल करते तभी होती कंपाइल, होती नॉन कंपाइल्ड क्लासेस दैट कंपाइल विद प्रोजेक्ट, जो हम आज से पहले तक प्रोजेक्ट में बना रहे हैं। अब हम सीखेंगे कंपाइल्ड क्लासेस। आप ये देखो, हम यूज करते थे एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल डेटा रीडर, एक क्लासेस यूज की। अब वो क्लासेस कौन सी है, उनका सोर्स कोड तो हमारे पास है ही नहीं, उसका सोर्स क्या फायदा हुआ, उन्हें हम लोग एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। आपने देखा नहीं, एसक्यूएल कमांड कितने प्रोजेक्ट में यूज की है, तो उसका स्कोप कितना हुआ, मल्टीपल प्रोजेक्ट। तो जो क्लासेस अब कल तक पढ़ रहे थे वो नॉन कंपाइल्ड क्लासेस थी, प्रोजेक्ट के साथ कंपाइल होती थी, और उनका स्कोप कितना था, विद इन द एप्लीकेशन। अब हम सीखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरह कंपाइल्ड क्लासेस, और जिनको हम एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, और जो चीज पहले से कंपाइल हो, परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। कोड हाइड होता है, कोई इस कोड को चेंज नहीं कर सकता, उसमें पूरा कंट्रोल होता है जिसने वो क्लास बनाई होगी। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कंपाइल्ड क्लासेस, जिन्हें हम एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक। और वो जो चीज पहले से कंपाइल्ड हो तो परफॉर्मेंस भी बेहतर होती और कोड पे भी पूरा कंट्रोल होता है। अब सेक्शन पढ़ी होगी आप लोगों ने, क्या होती, उसमें पढ़ी होगी, आइडिया करें कोड कुछ ऐसा ही। तो जब हम C++ पढ़ते हैं ना, हम क्या कहते हैं, प्राइवेट मेंबर है ना, ये से कोई और नहीं एक्सेस कर पाएगा, हाइड होगी। वो तो खेलने खुलने वाली बात थी, पेपर को ऊपर देने वाली। असल हाइड अब देखो, अब सेक्शन असल ये जो मैं क्लास लाइब्रेरी बनाऊंगा, इसका किसी को भी कोड नजर नहीं आएगा, कोड पूरा इसका हाइड। तो अब आपके प्रोजेक्ट में आप सेक्शन भी अप्लाई होगी, ध्यान देना, मैं बताऊं। तो ये जो बच्चे क्लास लाइब्रेरी होती, इनको हम DLL भी कहते हैं। क्या कहते हैं, DLL, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं, इनकी एक्सटेंशन होती है .DLL, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। DLL क्या होती है, कंपाइल्ड क्लासेस, जिन्हें आप एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस बेहतर होती है। अभी आप सर्च करो अपने सिस्टम पे जाके, वहां लिखो start.dll, नंबर ऑफ DLL होगी आपके प्रोजेक्ट में, आपके सिस्टम पे। कोई MS वर्ड ने यूज की, कोई MS एक्सेल ने, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। अभी कोई मैसेज आ जाए DLL मिसिंग, तो हम डर जाते, ओ मेरा सिस्टम की फाइल उड़ गई, कोई ना कोई। लेकिन अब नहीं डरो, क्योंकि अब हम खुद DLL
बनाए। तो कंफ्यूज नहीं होना, डीएलएल क्या होती है बच्चे? कंपाइल्ड क्लासेस। इनको हम लोग असेंबलीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असेंबलीज। एक ही बात, डीएलएल कंपाइल्ड क्लासेस की दो ही एक्सटेंशन सुनी होगी, .dll या .exe। exe फाइल वो भी कंपाइल। चलो, ये क्लास लाइब्रेरी चूज किया, नेक्स्ट, और इसका नेम दे दिया मैंने ecom project 112 मॉडल। इससे पता चल जाएगा ये प्रोजेक्ट में क्या होंगे, मॉडल। तो प्रोजेक्ट का नाम रख दिया मैंने, जो मेरा मेन प्रोजेक्ट का नाम है ecom_project_112.model। ये बच्चे कोई ऐसा नहीं कन्वेंशन बना दी ताकि पता नहीं। और ग्रेड पे, और ये आ गया .NET सब। तो ये क्लास लाइब्रेरी एक प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगी। एक ये आ गया ecom project 112.model। ठीक, अब इसी तरह से हो गया ये। अब एक और प्रोजेक्ट है क्लास लाइब्रेरी, उसमें हम सारा डेटाबेस का तामझाम लिख देंगे। जैसे हम डाटा फोल्डर बनाते थे, एप्लीकेशन डीबी को टेक्स्ट, ऐसा। तो उसके लिए एक और फाइल, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, अगेन चूज करो क्लास लाइब्रेरी, ये आ गया लेफ्ट, देन नेक्स्ट, और इसका नाम क्या रखोगे? ecom_project_112. डेटा एक्सेस, प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया ecom_project_112.data access। एक सपोर्ट और क्रिएट, तो एक क्लास लाइब्रेरी और ऐड हो। ये देखो डेटा एक्सेस, एक और ऐड करनी है क्लास, जिसमें क्या करेंगे? यूटिलिटी। उसमें हम कॉमन चीजें लिखेंगे, जैसे ईमेल का कोड है, एक बार लिख लो, पूरे प्रोजेक्ट में चाहिए। पेमेंट का कोड है, एक बार लिख लो, पूरे प्रोजेक्ट में। ऐसे और भी कई चीजें होंगी। फाइल, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। याद रखना, जब मैं हमेशा जैसे मेरा पूरा सिलेबस है, आगे एंगुलर, रिएक्ट, नोड के कुछ पढ़ते रहेंगे। एक मेन टेक्नोलॉजी हर बच्चे को आनी चाहिए। जितने कंसेप्ट उसमें क्लियर होते हैं, उतने बाकी में क्लियर नहीं होते। चाहे वो जावा आती हो, चाहे वो सिर्फ PHP आती हो, चाहे पाइथन हो, चाहे आपकी .NET। क्योंकि जो स्ट्रक्चर, जो सॉलिड, जो हम यहाँ यूज करते हैं, बाकी टेक्नोलॉजी में हम कर ही नहीं पाते उस तरह से। एक तो नॉलेज की कमी, एक उस लैंग्वेज के अपने कंस्ट्रेंट। तो इसलिए एक मेन टेक्नोलॉजी अगर आती हो, तो हम लोग कम से कम ये तो सीखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा बनाना बने। सबसे पहले तो यही पढ़ेगी। तो क्लास लाइब्रेरी, देन नेक्स्ट, और इसका नेम क्या है? ecom_project_112.model।
utility. Then click on dot utility लिखा, बाकी सही. Next .NET support. और ये देखो कितने प्रोजेक्ट हैं? 4. मेन एक है MVC, 3 आपने इसमें और ऐड. चलो अब आप ध्यान से ये क्लोज किया सारा. लो सबसे पहले यूटिलिटी पे आओ. ये क्लास 1 ने इसे डिलीट कर दिया डिलीट. देन ओके. फिर मॉडल पे गए, क्लास 1 डिलीट ओके. डेटा एक्सेस हम खुद बनाएंगे जो हमें चाहिए, तो हमें इसमें कुछ नहीं है तीनों में. अब हम इनको एक एक करके कंपाइल करते हैं. देखना आप, जैसे यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, पहले क्या करो, इसे क्लीन करो. यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, क्लीन. फिर इसी प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, बिल्ड. बिल्ड कर लो, रीबिल्ड कर लो. ये कंपाइल. ठीक. और ये कंपाइल हो गया. और जैसे बच्चे कंपाइल हुआ, यहां पे आपका पाथ भी लिखा गया कि वो कहां पे है फाइल. अब आप दूसरे प्रोजेक्ट पे आ जाओ, क्लीन. मॉडल वाले पे आ गए, राइट क्लिक, वेट. इससे पता चलेगा कोई एरर तो नहीं है. देख लो 0 फेल आ रहा है, कोई एरर नहीं है. यहां पे इन्होंने ये पाथ लिखा होता है कि ये फाइल है कहां पे, और ये फाइल है DLL. अभी दिखाऊंगा मैं इसको. तीसरा डेटा एक्सेस पे आ जाओ, क्लीन, और इसको भी क्या कर दो, कंपाइल. तीनों प्रोजेक्ट कंपाइल कर ले, कोई एरर नहीं. और जैसे ही कंपाइल हुए तो इनकी DLL बन. अब आपको देखनी है कहां बनी है. सबसे पहले यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया और यहां चूज करो ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर. इसका मतलब है ये विंडो एक्सप्लोरर ओपन कर देगा. ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर. ठीक. ये के ये देखोगे अभी आ गया. और ये देखो यही आ रहा ना प्रोजेक्ट, ecom प्रोजेक्ट, ये डॉट यूटिलिटी वाला. और ये देखो इसके अंदर ये बिन फोल्डर है. बिन के अंदर डीबग, और इस डीबग के अंदर .NET 8, और उसके अंदर आप ये देखो ये है वो DLL फाइल. ठीक. अब ये DLL फाइल मान लो मैंने आपको दे दी, लो कॉपी की, मैंने पेन ड्राइव में डाल दी. आप घर गए और मान लो आपने घर जाके अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर, ये पेस्ट हो गई. पर आप इस फाइल में ना चेंज कर सकते हो, ना कोड देख सकते हो, सिर्फ यूज कर सकते हो. यूज कैसे करेंगे वो तो मैंने आगे सिखाना है. पर कईयों का मन होता है देखें, क्या पता नजर आ ही जाए. लो इस फाइल पे राइट क्लिक करो, ओपन विद नोटपैड. ये कुछ भी नहीं समझे, फिर आपने इसको ऐसे बंद कर. एक तो इस तरह से ये DLL फाइल है. आप ऊपर वाले पे आ जाओ, मॉडल पे राइट क्लिक किया, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, और ये बिन फोल्डर, बिन के अंदर डीबग,
दीपक के अंदर .NET 8 और DLL। और इसको पेस्ट कर दो मॉडल वाले प्रोजेक्ट। कर दिया। अब आपको पता चल गया कि MVC में जो मॉडल है वहां कुछ नहीं करेंगे, जो भी काम करना होगा इस मॉडल्स के अंदर। फिर 100 टेबल बनने हो 500 हम यहां बनाएंगे कंबाइंड क्लास। अब ये जो मॉडल फोल्डर कट पेस्ट किया, इसको मॉडल की जगह इसको फोल्डर को रीनेम कर दो और इसको बना दो व्यू मॉडल। तो जब आपने बच्चे ऊपर से कट पेस्ट किया, इसका नेम स्पेस चेंज हो गया होगा, नहीं? ये देखो ऊपर नेम स्पेस क्या आ रहा है, ये आ रहा है, बट इसका नेम स्पेस ये तो नहीं है। मॉडल के अंदर व्यू मॉडल है, तो इस नेम स्पेस को ठीक कर दो। जब भी आप ये काम करेंगे नेम स्पेस का पूरा ध्यान देना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो अब इसका एक्चुअल नेम स्पेस ये वाला होना चाहिए इस क्लास का, जो ये प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से। ना पता चले तो व्यू मॉडल पे राइट क्लिक करके कैसे ही क्लास ऐड करो, जो उसका नेम स्पेस होगा वही हम इसका बना देंगे। ये देखो ऐड क्लास कर, और क्या नेम स्पेस हुआ, यही हुआ ना। कॉपी करके और यहां पे ये नेम स्पेस चेंज, ये बस यही आएगा। ठीक, और ये क्लास 1 को फिर डिलीट कर, हो गया। नेम स्पेस ठीक कर लिया, कर दिया ना। ऊपर देखो प्रोजेक्ट का नेम डॉट व्यू मॉडल, ये जरूर ठीक करनी। अभी हम सेटअप भी कर रहे हैं। अब क्या करो, कंपाइल कर लो। तो कर लो, मॉडल्स पे राइट क्लिक किया, क्लीन, देखो कोई एरर तो नहीं है। फिर राइट क्लिक किया, फिर अगर 0 फेल आ रहा है तो कोई एरर नहीं, ठीक, तो ये कोई एरर नहीं। अब यहां कोई एरर नहीं हो तो ठीक है, लेकिन जहां से कट किया वहां तो एरर हो सकती है। जहां से एक चीज उठाई, तो अब मेन प्रोजेक्ट को कंपाइल करके देखो। राइट क्लिक किया, क्लीन, और मेन प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ये कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, ये सिर्फ सेटअप कर देंगे। ठीक, 2-3 बार करोगे तो पता चल जाएगा। लो, कंपाइल किया, अगर कोई एरर आएंगे तो ठीक करेंगे, और आगे एरर आने ही दे, एरर की लिस्ट आ गई। अब ये एक एरर दे रहा है होम कंट्रोलर की लाइन नंबर 2, तो यही से सीधा मैं डबल क्लिक करता हूं, उस पे आ गया। ये देखो, अब वहां पे ये देखो नीचे मॉडल, और ये एरर व्यू मॉडल क्लास है। अब पहले तो ये इसी फोल्डर में था, अब ये दूसरे प्रोजेक्ट में, ये जो है कहां बना हुआ एरर व्यू मॉडल, अभी दिखाया मॉडल के अंदर, ये देखो व्यू मॉडल के अंदर ये है एरर। अब इसको हमने वहां एक्सेस करना है, तो अब आप एक प्रोजेक्ट की चीज दूसरे में कैसे एक्सेस करो, ठीक। तो अब क्या करो, मेन प्रोजेक्ट में जाओ और उसका रेफरेंस ऐड करना है। क्या ऐड करना है,
उसी प्रोजेक्ट में आओ तो हम सीधा नेम स्पेस इंपोर्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट दूसरा है जो आपकी होम पे एरर आ रही है ना बच्चे। ये अगर मैं यहाँ करूंगा भी तो ये मुझे बताएगा कि ये इसको ये मिला ही नहीं। तो अब क्या करो, इस मेन प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस। रट्टा नहीं, प्रोजेक्ट रट्टे से नहीं बने। ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, और ये देखो 3 प्रोजेक्ट है, वो तीनों डीएल आ गई। कौन सी ऐड करनी? मॉडल। ये टिक करनी, बाकी की जब जरूरत होगी तब करेंगे। और ओके। और ये देखो यूजिंग, और ये आपका नेम स्पेस जी। और ये देख लो ऊपर, ये नेम स्पेस ऐड हो गया ना। और ये अब इसकी जरूरत नहीं, ये तो है ही नहीं, अब ये नेम स्पेस है ही। और ये चेक भी कर लो मेन प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक करके, और ये देखोगे नीचे ये ऐड हुआ, ये देखो प्रोजेक्ट रेफरेंस लास्ट। ठीक, चलो अब देखें एरर गई है कि नहीं। तो फिर मेन प्रोजेक्ट को कंपाइल करो, जब तक एरर नहीं जाएगी तब तो कंपाइल करके देखना है। राइट क्लिक किया, क्लीन, या कम हुई होगी एरर, लो 2 रह गई अब। और ये है ये एरर डॉट HTML शेयर के अंदर। तो ये देखो क्लिक ऑन व्यू शेयर, और इसके अंदर ये है एरर डॉट HTML, और वो ही ऊपर है। वो देखो पहले सीधा एक्सेस हो गया था, अब इसके आगे मुझे क्या लिखना है? नेम स्पेस। क्या नेम स्पेस बनेगा? बोलो। ecom project dot model dot view model लॉन्च। अभी ये एरर गई। प्रोजेक्ट तो 2 दिन बाद शुरू होगा, अभी सेटअप ही करना। ठीक हो गया, अब फिर कंपाइल करते हैं। दो 3 बार करेंगे तो पता चल जाएगा कौन सी चीज क्यों कर रही है। जब तक फेल 0 नहीं आया तब तक करना। और ये देखो 0 आ, इसका मतलब अब कोई एरर। चलो जी फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिख लिया ये, चलो सारा क्लोज करते हैं, इधर भी क्लोज करते हैं। अब क्या करो, मेन प्रोजेक्ट में जाओ, ये डेटा फोल्डर है, इसको यहां से कट करो। इसमें वो बना होगा माइग्रेशन वगैरह सारा कुछ। क्यों बना है? क्योंकि हमने चूज किया जब नया प्रोजेक्ट बनाया इंडिविजुअल अकाउंट, और उसने अप्लाई कर दिया आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। और आइडेंटिटी फ्रेमवर्क क्या करता है? 7 टेबल खुद बना देता है। तो डाटाबेस का कनेक्शन सब कुछ बनाएगा, वो हम देखते हैं। तो डेटा को कट किया और डेटा एक्सेस में जाके क्या कर दो? पेस्ट। ठीक, धीरे धीरे देखना प्रोजेक्ट कैसे ये। और डेटा फोल्डर में जाओ, ये माइग्रेशन फोल्डर डिलीट कर दो, बाद में बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं। लो ये भी डिलीट कर।
ठीक, अभी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट की कहानी तो पता है। इस पे क्लिक करो तो इसका पहले नेम स्पेस ठीक करेंगे। ये नेम स्पेस जो आ रहा है, एक ये और ये जो एरर आ रही है, इसको ठीक करना है। एरर कोडिंग के लिए तो पहले ये बताया था, डेटा पे राइट क्लिक करके क्लास ऐड कर लो, पता हो तो खुद लिख लो। ये बन गया बच्चे पूरा नेम स्पेस। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में अब ये नेम स्पेस ऐसे अच्छा लगा। आप देखो ना, इस प्रोजेक्ट का नेम डॉट डेटा, यही हुआ प्रोजेक्ट का नाम है, ये डेटा एक्सेस। ठीक, ये अब ये है आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट, इसको इंस्टॉल करना है। यहां वहां डीबी कॉन्टेक्स्ट था, याद करो, वहां एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करते थे। अब क्या है, एप्लीकेशन ऑथराइजेशन की फीचर्स दी हुई है, उसके लिए 7 टेबल भी दे दिए, उसकी क्लासेस भी बना के हमें दे दी, तभी इसका नाम है आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब इसका पैकेज ये लो जी, और इंस्टॉल पैकेज, इंस्टॉल विद पैकेज मैनेजर। हम .NET 8 का जो लेटेस्ट होगा वो करेंगे, तभी इंस्टॉल विद पैकेज मैनेजर। यही है, और ये .NET 8 का लेटेस्ट वर्जन है 8.0.2, ये यूज कर। हम .NET 8 पढ़ रहे हैं, और इंस्टॉल कर, आई एक्सेप्ट, ठीक। अब ये देखोगे ये इंस्टॉल हो गया। पहले हम चेक कर लेते हैं, तो डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, और ये देखो, फिर लिख लो नाम क्या है, आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क हो, क्लीन और जीरो फेल। ठीक है जी, इसका मतलब। लेकिन अब आप जहां से कट किया वहां पंगा बना होगा। चलो ये देखो, अब डाटा फोल्डर भी नहीं है, मॉडल धीरे धीरे और काफी कुछ गायब हो जाए। तो मेन प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, क्लीन, लॉन्च। कहता program.cs में एरर है, चलते हैं, क्लिक किया, लॉन्च। एरर तो बहुत निकलेगी। अब ये तो समझ गए होंगे, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास कहां पे है, डेटा एक्सेस। तो मुझे उसको ऐड करना है, उसका नेम स्पेस। तो अभी बताया, पहले उस प्रोजेक्ट का रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा, तो मॉडल का ऐड किया था। तो फिर मेन प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट पहले उस प्रोजेक्ट में थी, अब इसमें आ गई। प्रोजेक्ट रेफरेंस कौन सा है, डेटा एक्सेस। जरूरत पे मैं तीनों टिक कर सकता हूं इकट्ठे एक बार में, हर बार पता चल जाएगा कौन सी चीज हमने क्यों ऐड की है। ओके, अब हो गया। अब देखो, इस प्रोजेक्ट में एक नहीं कितने रेफरेंस ऐड हुए, ये देखो लास्ट के 2 जो एक मॉडल और डेटा एक्सेस हो गए। अब ये program.cs में जो एरर है, अब इसका नेम स्पेस ये आप चूज कर लो, लॉन्च, और एरर चला गया, और डेटा वाला तो है ही नहीं, इसको मैंने डिलीट।
से समझ के चीजें करनी। अब यहां पे फिर इसको कंपाइल करो, मेन प्रोजेक्ट क्लीन और देर, अभी भी एरर है। और अब इसके ये इस फाइल में वही जहां पे बताता क्या क्या है, तो इसमें एरर है। और ये एरर किस वजह से है? वर्जन, यहां पे वर्जन क्या यूज हुए? 1330। मैंने वहां क्या यूज किया? या 21 को 13 करो तब चलेगा, या 13 को 21। क्या करना चाहिए? देख ना, देख पीछे थोड़ी जा, देख। तो क्या करेंगे? ये पैकेज इंस्टॉल है, धीरे धीरे यूज होंगे, हम इनको छेड़ेंगे। आप क्या करो, लो बस। और एक बार कंपाइल करो, अपने आप ही अपडेट होगा। नहीं तो पता क्या करते हम लोग, इन पैकेज को अनइंस्टॉल करते, फिर नया इंस्टॉल करते, तो हो गया। वर्जन ही लिखना 8.0.21। प्रोजेक्ट को बच्चे इंटरेस्ट से बनाओगे, मजा आएगा, अच्छी अच्छी चीजें यूज करेंगे। अब मेन प्रोजेक्ट पे गए, क्लीन और हो गया जी 0 फेल। ठीक, मेरा 0 फेल आ गया था भाई। ठीक, अब ये क्लोज कर दिया सारा। आप इस मेन प्रोजेक्ट में देखो, पहले ऐप सेटिंग में जाके इसका कनेक्शन सिंक लिख दिया है, क्योंकि जब आपने इंडिविजुअल अकाउंट चूज किया, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क अप्लाई हुआ, उसने 7 टेबल बनाने हैं तो सब लिख दिया। तो हम एक बार नजर मार लेते हैं। ऐप setting.jsn पे गए और ये सारा कनेक्शन सिंक यहां पे लिखा, ठीक है। यही रहने दो सर्वर का नाम, ये बता दूंगा कौन सा है ये। ठीक, डाटाबेस का नेम देख लो क्या दिया हुआ। अच्छा, कनेक्शन सिंक करना जब मैं आप तो पढ़िए क्या करते हैं, कौन है ये, ठीक है। एक उसके बाद डाटाबेस का नेम तो लंबा है ना, तो यार छोटा करो, लो। तो हम तो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से db_ecom_what1 बाकी रहे, बाकी तो लिखा वही। जैसे ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू के लिखा है, जो हम लिखते हैं इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू, एक ही बात है। मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स ट्रू, एक एरर देगा तब देगा तभी ठीक करनी। याद रखना, कोड ऑन डिमांड, रट्टा नहीं होना चाहिए, ताकि पता चले कोई काम चेंज कर रहे तो क्यों कर रहे हैं। ठीक, और ये program.cs इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। आगे यहां पे कौन str ये लिख दिया आपने, कौन टूल्स मेन्यू पे गए, नगद पैकेज मैनेजर कंसोल। सबसे इंपॉर्टेंट है कौन से प्रोजेक्ट पे माइग्रेशन चलेगी, 4 प्रोजेक्ट पे। हमेशा याद रखो उस प्रोजेक्ट पे चलेगी जहां एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाएगी।
और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट कहां बनाई है? डेटा एक्सेस। कहां बनाई है? डेटा एक्सेस, उसी में बनाई है। ठीक, और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट एक ही होगी पूरे प्रोजेक्ट में, जहां डाटाबेस का आपने सारा बताया हो। तो मैंने क्या किया, तो डेटा एक्सेस, ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि क्या चूज किया हमने, डेटा एक्सेस। और यहां क्या लिखते हैं पहली माइग्रेशन में, बोलो, एड हाइपर माइग्रेशन इनिट लो। ये माइग्रेशन 7 टेबल बनाने का कोड है। ठीक, एंटर प्रेस करो। ठीक, अब आप नजर मारो, ये माइग्रेशन देख लो। इनिट लोड बन गई और ये 7 टेबल है। ASP नेट रोल्स के लिए होता होगा, ASP नेट यूजर, ऐसे 5 टेबल आपके ओवर, ये हम लोग यूज करेंगे तब, इसलिए आप छोड़ दो। ठीक, अब लास्ट कमांड क्या लिखनी, अपडेट। ये 7 टेबल है, गिन भी लेना आप लोग। ठीक, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ये 5वां, छठा और कोई टेबल नहीं। ठीक है जी। अब क्या करो भाई, पैकेज मैनेजर कंसोल, क्या कमांड लिखते हैं लास्ट, अपडेट हाइपर डेटाबेस। अब इसके लिए SQL सर्वर वाला पैकेज चाहिए होगा। एक तो वो पैकेज आप पहले इंस्टॉल कर, क्योंकि डेटा एक्सेस वाले की बात कर रहे हैं ना बच्चे। डेटा एक्सेस वाले में तो है ही नहीं, एक ही पैकेज है मेरे ख्याल से। ये देखो एक ही है ना, एंटी पेपर कोर। तो यहाँ पे 2 पैकेज, वो एक टूल्स और SQL सर्वर। करके देखो, टूल्स मेन्यू पे गए, मैनेज नगद पैकेजेस, ब्राउजर और एंटिटी फ्रेमवर्क, और यहां पे चूज करो नीचे, ये है SQL सर्वर, Microsoft.NT Framework Code.SQL सर्वर। पिछले में बताए कौन से प्रोजेक्ट पे चाहिए, डेटा एक्सेस। कौन सा वर्जन, 8.0.2। तो ये है SQL सर्वर और इंस्टॉल। आइकन सेट, ठीक, इसी तरह दूसरा पैकेज भी नीचे ही है, ये टूल्स वाला, सेव डेटा एक्सेस। अब यहां पे ये देख लेते हैं पैकेज, लो डेटा एक्सेस पे क्लिक किया और ये देखो
आपके ये देखो एसक्यूएल सर्वर और दोनों पैकेज मैंने इंस्टॉल कर दिए। अब कमांड लिखो अपडेट डेटाबेस और ये 7 टेबल आपके बना। ठीक, ये देख लोगे सारे, ये और ये। तो कैसे टूल्स पे गए, पैकेज मैनेजर कंसोल, अपडेट डेटाबेस, प्रोजेक्ट सेलेक्टेड, अपडेट डेटाबेस लिख दिया। अगर कोई एरर नहीं आई तो डेटाबेस भी बन गया होगा और 7 टेबल भी बन गया होगा। लॉजिक क्या ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, इस बार नया देखो, देख लेते हैं डेटाबेस बनाने। प्रोजेक्ट नहीं बनाया, तो सिंपल इसी को ठीक कर रहे हैं। ठीक, और ये देखो, और यही सर्वर का नेम आ रहा है, यही देख लो लोकल डीबी जो वहां लिखा आ रहा है। डेटाबेसेस ये सारे, और ये नजर मारो, ये है हमारा 112 टेबल्स पे जाओ और ये देखो, ये नीचे 7 टेबल बन। ये माइग्रेशन हिस्ट्री इसका अपना होता है, बाकी 7